नमस्कार दोस्तों और बहुत प्यारी खुशखबरी है। जो लोग भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सरकारी संस्था से, तो बड़ी प्यारी खुशखबरी की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जो ये देखो, एक तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन की इस डेट में मतलब ये 9 से 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के बीच में जब ये फॉर्म जारी हुआ था, खासतौर पर इसे 14 अप्रैल कहते हैं, तो यहाँ से आपको 60 दिन तक जोड़ना था और मतलब मिनिमम 45 दिन और उससे 60 दिन। ठीक है, अगर आप 60 दिन भी से जोड़े तो 9 मई से भी ले लो, अगर आप तो 9 से 9 अप्रैल से 9 मई एक महीना, 9 मई से 9 जून तब भी आपके पास टाइम था। लेकिन इन्होंने इसमें और डेट इंक्रीज कर दिया है। अब आपके लिए 45 नहीं, अब ये 75 दिन कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हो, सीधे से बहुत लंबी डेट दे दी गई है। आसान भाषा में कह दूं आपसे, 22 जून तक आप समझ के चले जाओ। 22 जून इसकी लास्ट डेट रख दी गई है दोस्तों। तो बड़े प्यार से अब आपके पास अच्छा खासा समय है इसको भरने के लिए। ठीक है भाई, देखिए दो ही हैं यहाँ पर। एक तो अगर आपने 12th से बायो किया हुआ है तो आप इसे भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है, मैं ये भी बताऊंगा इसमें। देखिए कि एनवलप कैसे भेजना है। इसमें जो एनवलप है ना, जैसे अपन एक अभी क्या करते थे, एक एनवलप लेके आए, इसके ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ता था द पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, और इसमें याद रखिए, इसमें दो चीजें लिखनी है, द पोस्ट अप्लाइड फॉर करके यहाँ पे ये लिख दिया, और फिर डैश देने के बाद कि कौन सी पोस्ट के लिए, कि भैया कि आप मैजन के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसके। दो ही पोस्ट उसमें खुली हुई है, एक नर्सिंग बेस पे है, एक बिना नर्सिंग बेस पे है, यानी कि जो बिल्डर होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, तो उनके लिए होता है। तो कौन सी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिखना और साथ में अपनी बगल में कैटेगरी भी लिखनी है। और फिर आपको यहाँ पर आपका, जैसे कि अगर 10th बेस पे है, जो भी आपके पास है ना, जैसे मान लो कि एक जो दो पोस्ट खुली है, एक 10th बेस पे है, तो वो तो हो गई आपकी मैजन वाली। ठीक है, मैजन के लिए इन्होंने क्या क्या मांगा है भैया, आईटीआई मांगा है और 10th मांगा गया है। दोनों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे से गोदो नहीं। ठीक है, ऐसे गोदने से काम नहीं चलेगा, मैं रिपीट करता हूँ भाई। अगर आप मैजन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको क्या चाहिए, 10th चाहिए और साथ में आईटीआई चाहिए। ठीक है, ये एक बात होगी। और अगर आप इसमें, और ये मालूम है ना, मल्टी स्टाफ वर्किंग है ये पूरा, ये मल्टी स्टाफ वर्किंग है। और एक और है यहाँ पर नर्सिंग के लिए। तो नर्सिंग के लिए इन्होंने बोला है कि 12th में अगर आपने बायो लिया हुआ है ना, 12th में अगर आपने बायो से किया हुआ है और साथ में आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो नर्सिंग का हो, है ना, चाहे वो आपके क्या कहना चाहिए, एएनएम का सर्टिफिकेट हो, कैसा भी सर्टिफिकेट हो, अगर इससे जुड़ा हुआ है ना, बायो के बाद मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सर्टिफिकेट आपको चलेंगे। तो अगर इतना है दोस्तों, अगर 10th आईटीआई तो मैजन के लिए भर सकते हैं, और अगर नर्सिंग के लिए भरना है तो 12th प्लस बायो किया हो और नर्सिंग। और एक बात और बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ये देखिए लिखा हुआ है मेल्स ओनली। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया। अब मैं क्या बता रहा था आपसे कि देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक तो ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म में हमें ये भेजना पड़ता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि आपको अभी तक क्या करते हैं, जैसे मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्मी के लिए, है ना, उसमें भी आर्मी में 10th लेवल पे खुली हुई पोस्ट, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है ना, उसको मैं दिखाऊंगा अभी आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको उसको भी जाके भर देना उसमें। और इसके दोनों ही ऑफलाइन है। जब आप उसमें ऑफलाइन भेजेंगे ना, तो उसमें बोला गया है कि एक एनवलप साथ में भेजना है। ये एनवलप दोस्तों क्या होता है, और इसमें एनवलप पर 25 रुपए का स्टाम्प लगाना है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये मैं दूसरी जॉब की बात कर रहा हूँ, है ना, दूसरे जॉब की जिसमें होता है। अक्सर ज्यादातर ऑफलाइन फॉर्म में एक एनवलप अंदर भेजा जाता है। देखिए इस एनवलप में क्या क्या होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये खुला हुआ, ये सामने दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पूरी दिख रही है, इसमें यहाँ पे फोटो लगानी है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, ये सब ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। ये आपको पूरा पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म 4 पन्ने का है, 4 पेज का आपका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं बता दूं आपको। ये पूरा भर करके A4 साइज में बढ़िया से निकाल लेना, है ना, और फिर इसको आपको उसको भेजना है। समझ गया ना। लेकिन भेजना काय में, ये पूरे 4 पन्ने का आपको इसमें भेजना है। एक लिफाफा जिसके ऊपर लिखा होगा द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC क्या है, और आपका क्या है परसेंटेज ग्रेजुएशन में। ये मतलब जैसे 12th लेवल पे है तो 12th का परसेंटेज लिख दिया। अगर आपने मैजन के लिए अप्लाई किया तो 10th का परसेंटेज लिख दिया। क्लियर होगी बात। तो जो भी ग्रेजुएशन मांगी गई, जिसके हिसाब से ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, जो भी चीज मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसका डिग्री यहाँ पर लिखना है। जैसे 10th लिख करके जितना ही परसेंट हो, अगर 12th है तो 12th लिख करके उतना परसेंट लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई आपको, बहुत बढ़िया। और बाकी इसमें तो आपको मालूम है कि आपका एड्रेस आएगा फ्रॉम, और यहाँ पर आएगा कहाँ आप भेज रहे हैं टू करके पूरा एड्रेस। ये तो हो गया सामने का लिफाफा। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, देखिए एक अक्सर हम क्या भेजते हैं, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया पूरा 4 पन्ने का, और आपके सारे सर्टिफिकेट, दोस्तों मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, और कॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। कॉपी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए फिर से बताता हूँ आपको। देखो इसमें क्या क्या जाएगा, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला गया नंबर 1, ठीक है, 4 पन्ने का है जो कि, ठीक है, ये आपका चला गया।
दूसरी चीज क्या है आपकी भैया, मैंने कही आपसे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है, काय काय की, ये सबकी रहेगी, 10th की रहेगी, अगर आपका 12th है 12th का रहेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका डाल दिए भैया, अगर आपने नर्सिंग में, भाई सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा मालूम, क्योंकि नर्सिंग है, एएनएम किया है या आईटीआई किया है तो इसका भी एक सर्टिफिकेट किए लगे, 10th के साथ आईटीआई है तो 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट इसमें आपको भेज देने हैं। समझ में आई मेरी बात, है ना, सारे सर्टिफिकेट इसमें चले जाएंगे धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत जल्दी बहुत जरूरी दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको उसमें भेजनी है। और दोस्तों 8 कॉपी काय की, पासपोर्ट साइज की, देखो एक तो यहाँ लग जाएगी, एक और अभी नीचे लगेगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी है ना, एक इसमें और एक नीचे लग जाएगी, और बाकी इसमें आपको लिफाफे के अंदर भेजना होता है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, सर ये अलग से एनवलप भेजना है कि नहीं भेजना है ना, इसमें स्टाम्प वगैरह लगाया जाता है, तो इसमें कोई स्टाम्प वगैरह कुछ नहीं लगाना है, इस वाले जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इससे पहले वाला जो मैंने बनाया हुआ है उसमें स्टाम्प लगाना था 25 रुपए का, है ना, और एक अलग से लिफाफा भेजना था, ना ही इसमें आपको अलग से कोई लिफाफा भेजना है, ना ही कोई 25 रुपए का स्टाम्प, कुछ नहीं है। बस जितना मैंने बताया ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी, ये सेल्फ अटेस्टेड सारी कॉपियां और ये फोटो कॉपी है, ध्यान रखना ओरिजिनल मत भेज देना, ठीक है। इसमें ओरिजिनल कब लेके जाना है सर, जब आपका देखो एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। अभी ये सब ये लोग डिसाइड करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें डाउट मत पूछना कि सर क्या होगा, मैं सिलेबस अभी आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो, मैं एक एक डाउट दूर करूंगा। देखो सबसे बड़ा डाउट है लिफाफे वाला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एनवलप अंदर मत भेजना, साफ साफ मना किया इन्होंने, कहाँ लिखा है मैं वही बता दूंगा आपको, ठीक है, कोई भी एनवलप अंदर नहीं जाएगा, है ना। रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और दोनों मिला करके दोनों भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए कुछ सब्जेक्टिव हो जाए। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपको पता है कैसा होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन जाकर के ही देना है वहां पर भी, ये बात क्लियर होगी। बाकी ये सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में बताएंगे, है ना। और बस ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये आपने उसमें बता ही देंगे आपको, तो मैंने मतलब कुछ जानकारी आपको दे दी, ठीक है। और देखिए मेडिकल में मैं एक चीज बता दूं आपको, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब रात में से किसी किसी को नहीं दिखता है ना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर होगी बात। और फीमेल के लिए जॉब नहीं है, इसमें सिर्फ मेल है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस पोस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और अपना काम, है ना, कि और क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर से रफ कर लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, चलिए 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 चलिए, ठीक है। चलिए अभी मेरे को सिलेबस वगैरह आपको सब बताना है, चलो मैं एक, अब ये आप देख रहे हो यहाँ से मैं थोड़ी सफाई कर दूँ इस फॉर्म की पूरी, थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, है ना, मुद्दा आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ठीक है। ये एक बात है ना, बाकी मैं भी और दिखा देता हूँ आपको, चलो ठीक, ये यहाँ से हमने सब कुछ गायब कर दिया, है ना। अच्छा अच्छा देखो दोस्तों, अगर वीडियो कभी लंबी हो जाए ना तो आप इंटू 2 की स्पीड में या इंटू 1.5 की स्पीड में कर दिया करो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको इसमें जो है ना, देखो ध्यान से लड़कों बहुत ध्यान सुन लो, आपको 1 माइल दौड़ना है भाई, 1 माइल मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास दौड़ना है ना, और सॉरी 1 माइल के आसपास आपको दौड़ना है। और क्या कहना चाहिए, कहते क्या है इसको, नहीं बोलते, देखो जरा मैं ना आपको एक बार, एक सेकंड है ना, मैं जरा देख लूं कि 1 माइल मतलब कितने डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो ताकि मैं आपको समझा सकूं पूरी एक बात यही की, एक सेकंड, हाँ देखो 1 माइल मतलब मैं सही बोल रहा था, 1 माइल बराबर मैंने अभी गूगल किया और देखा 1.6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इतना किलोमीटर आपको दौड़ के दिखाना है और करीब करीब 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, 1 माइल दौड़ ही लोगे आप धीरे धीरे, ठीक है। और कुछ हाइट का और वेट का भी रेशियो रखा गया है, तो वो भी है आपके पास, तो वो भी बता दूंगा, अभी आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो याद रखिए आपका ये रिटन टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, रिटन टेस्ट भी लेंगे, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट, है ना। अब फिजिकल टेस्ट में तो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल टेस्ट है और फिजिकल स्टैंडर्ड भी है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड भी, फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी हाइट छाती वेट ये सब नापेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट मतलब समझ गए होंगे, जैसे आईटीआई वाले हैं तो ये ट्रेड टेस्ट देंगे, है ना। तो सबकी सभी के लिए है, जैसे नर्सिंग वाले उनका ट्रेड टेस्ट अलग है। अब इनके ट्रेड टेस्ट में क्या आएगा, इनके ऑब्जेक्टिव में रिटर्न में क्या क्या आएगा वो मैं अभी बता दूंगा, सिलेबस आपको समझा दूंगा पूरा का पूरा, तो आप वही वही पढ़ लेना पूरा। और जिस दिन ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, जिस दिन ट्रेड टेस्ट होगा, जो लोग ये निकाल लेंगे दोनों चीजें, उनका ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट के दिन ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिन आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बाकी एज जो है मैं अभी बता देता हूँ, एज कितनी क्या लगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना आपको समझाना था। अच्छा जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन का अपना लेकर के आएंगे पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इससे बहुत सारी छूट भी दी गई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बातें हैं, है ना।
खैर हम धीरे-धीरे करके हम इसे खत्म कर लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे इसे बनाना नहीं है, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी पहले दे दी इसको पढ़ने से पहले ही, ठीक है? क्योंकि ये सब मैं आपके लिए पहले ही पढ़ के बैठा हूँ दोस्तों। तो अब आगे की जानकारी पूरी यहाँ पे दूँगा, तो उससे पहले क्या करो कि डिस्कशन विद मनोज, क्योंकि आपको पता है कि देखो मैंने एक्सटेंडेड डेट की जानकारी भी आपको जल्दी से दी, क्योंकि मैं यहाँ पर यही करता हूँ दोस्तों। आपके लिए मैं दिन भर यहाँ पे बैठा हूँ इसी चैनल पे और अपडेट के साथ, और कोई चैनल और कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पर बताया है ना, उसको पूरा डिटेल में बताया है। एक-एक कास्ट के लिए, एक-एक चीज़ के लिए सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, ठीक है? और सर फीस कितनी है यहाँ पर, तो मैं बता दूँ आपको, फीस जो है ₹50 की फीस है दोस्तों, और ये जनरल वालों को देनी है, ईडब्ल्यूएस को देनी है और ओबीसी वालों को देनी है ना? जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी, इनके लिए ₹50 की फीस है, बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है। एससी, एसटी से कोई फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है? अब यहाँ पर फीस क्या है दोस्तों, अलग से ऑनलाइन पहले फीस सबमिट करनी है ना? उसकी लिंक इन्होंने दी हुई है, जहाँ पर जाके पहले फीस सबमिट करनी है ₹50, उससे ई रिसिप्ट जनरेट होगी, ठीक है? इस ई रिसिप्ट को आपको भेजना है किसमें, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में, इसी ये जो एनवलप रहेगा ना आपका, एनवलप बड़ा सा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डाला, जिसमें सारी फोटोकॉपीज डाली, अटेस्टेड यानी खुद की साइन की हुई, सारी फोटोकॉपी आपकी खुद की साइन की होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? और इसी में आपको अपनी कुछ 4 फ़ोटोज़ डाल देना, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ डाल देना, इसमें डालना ही है आपको, ठीक है? और इसी में आपको ई रिसिप्ट भी डालना है, जो आपने फॉर्म, ये जो फ़ीस जमा करी ना उसकी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, कुछ बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं कि क्या-क्या होगा। तो आप समझ रहे हो दोस्तों, मैं यहाँ पर ना सारी जानकारी देता हूँ, बहुत डिटेल में देता हूँ, इसीलिए दोस्तों मुझे बढ़ावा देने के लिए, कि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ, आप बस मुझसे जुड़ो, और मुद्दा यही है कि आपकी नौकरी लगे। तो डिस्कशन विद मनोज में आप मुझसे जुड़िए, और देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है बेल आइकन। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है उसका पॉपअप मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया एक वीडियो बना दी है मनोज भाई साहब ने, जाओ देख लो, है ना? अब वो लास्ट क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन भी पीछे हो गए, सपोज करिए कि मैंने एक वीडियो कोई बनाया जिसकी लास्ट डेट मैं एक दिन पहले बताने आया हूँ, तो लॉस हो गया ना आपका, समझ गए? तो इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, मेरे पास जब नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे ही मुझे, मैं वेबसाइट दिन भर देखता रहता हूँ, तो आपके लिए ये काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर नहीं देख सकते वेबसाइट, आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है? तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो बस आपको करना कुछ नहीं, जब आपके लिए मैं ही काम कर रहा हूँ तो मुझसे जुड़ के रहिए। तो ये सामने रखा हुआ है आपके, है ना? पूरा फॉर्म, यहाँ पर आपको नाम अपना, सीरियल नंबर, पोस्ट का, और ये देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर सब डाल करके पूरा अच्छे से, ठीक है? और बस ये देखिए फोटो यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, इसका प्रिंट निकालना है आपको, ध्यान सुन लो। और ये पीडीएफ आपको दोस्तों मैं अभी लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना पूरी की पूरी, यहाँ पर अच्छे से सब भर देना, ठीक है? और ये सब बता देना आपको कि आप किसके एक्स सर्विसमैन के सन हैं, कि जीआरईएफ में कोई काम कर रहा है आपका, उसके बेटे हैं आप, इनको छूट भी मिली, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10% का छूट भी मिलता है, कट ऑफ भी मिलता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर वाले, इनको अलग मिलता है, स्पोर्ट्समैन वालों को अलग मिलता है, ठीक है? तो ये, और अपने यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे भर देना, नेम, एज, दुनियादारी, टेक्निकल एजुकेशन, सब कुछ यहाँ पर पूरा भरते हुए, लाइसेंस कौन सा वाला है आपके पास, है ना, वो सारा ले करके, ठीक? चलिए, और ये डिक्लेरेशन है कि भाई ऐसा, और यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उल्टा डाल करके सिग्नेचर करके बस भेज देना, ठीक है? और अब ये देखो, ये आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है? ये भी इसी में जाएगा साथ में, यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है वही वाली, इसमें यहाँ पर कुछ मत लिखना, फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है ना? और यहाँ पर अपना नाम और किसके सन ऑफ है, क्या है, ये सारी सब लिख करके पूरा साइन करके, पिन कोड डाल करके, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देना और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डाल देना, ठीक है? ये सब आपको दिख रहा होगा, और बस हो गया, इतना ही था। और ये भैया, ये है सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट होता है वो ये है, ऐसे ही ओबीसी के लिए ये रहा सर्टिफिकेट, है ना? ये पूरे मिल जाएंगे, और याद रखिए सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में रहेगा, इससे नीचे ये होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इनकम एंड सर्टिफिकेट ये रहता है, ठीक है? और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं, आपको दिख गया होगा कि ओनली मेल इसको अप्लाई कर सकता है, सिटीजन यही का होना चाहिए। और यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मैंने बता दिया, रिटन टेस्ट होगा आपका, है ना? इसके अब कोर्स जानना है आपको। और देखो दोस्तों, ये रहा वो एड्रेस जहाँ पे आपको भेजना है, टू करके, टू कमांड से लेकर के पूरा यहाँ एक पिन कोड तक का, है ना? और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ ही भेजना है ना? एक्नॉलेजमेंट के साथ, एक्नॉलेजमेंट मतलब दूसरा जहाँ पे फोटो लगी है आपकी, ठीक है? और क्लोजिंग डेट से पहले भेज देना, तो और बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। और बाकी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, धीरे-धीरे सिलेबस बताना भी आपको ना, यहाँ से चलते चलिए, यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये सब आपको मैंने पढ़ के बता दिया, ये सब बता दिया मैंने। तो 2 पोस्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पर दिख सकते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं, ठीक है? एज लिमिट कितनी है? देखो, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ये मेज़ॉन है, ये मेज़ॉन है, ठीक है? और एक और है मल्टी स्किल्ड वर्कर, लेकिन ये नर्सिंग असिस्टेंट है। तो मेज़ॉन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा था ना 10th चाहिए और साथ में आईटीआई, अगर किसी ने आईटीआई किया है मेज़ॉन से, है ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, तो वो अप्लाई कर सकता है, और भी बहुत सारे। अब देखो, मिनिमम जो जनरल वाले कैटेगरी वाले हैं लड़के, उनके लिए 18 से 25 वर्ष की
रखी गई है। अब रिलैक्सेबल आप यहाँ देखोगे 40 साल किसके लिए, अगर एक्स सर्विसमैन है कोई या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए 40 साल तक का है ना। और अप टू 40 साल इन केस ऑफ अगर ऐसा कोई अब जनरल कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में है या एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 43 साल का है ना, समझ गए। अप टू 40 ईयर्स इन केस, अच्छा सॉरी, जनरल कैंडिडेट के लिए 40 साल का है, अगर अगर वो गवर्नमेंट और एक्स सर्विसमैन में है। अगर ओबीसी है गवर्नमेंट या एक्स सर्विसमैन में और वो इस फॉर्म को भरे तो उनके लिए 45 साल का है, ठीक है। और बस ठीक है, हो गया काम। और भाई मल्टी स्किल्ड नर्सिंग असिस्टेंट के लिए देखा जाए तो बिटवीन 18 से लेकर के 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और बाकी अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर ओबीसी से हैं तो 43 साल की छूट मिल जाएगी। क्लियर होगी बात। और बाकी जो है इनको छूट मिलती है, SC ST को जो 5 साल की छूट मिलती है वो मिली है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिली है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलती है। और बाकी इनको जो मिलती है वो मैंने पढ़ के बता दी आपको, एक सर्विसमैन के लिए पढ़ के बता दी। जम्मू कश्मीर वालों को भी 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर वालों को अपना डोमिसाइल भी दिखाना पड़ेगा, और ये 45 दिन अब नहीं है, अभी 75 दिन हो चुका है, आपको मालूम है। लास्ट डेट 22 जून है दोस्तों, तो उसका लिए वेट मत करना, है ना, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। अब देखो कॉल लेटर के सिलेक्ट होने पर कितना परसेंटेज है यहाँ पर देखो जरा, कि मतलब कॉल लेटर आपको आएगा तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और अगर आपने इसका अटेस्टेड कॉपी लगाया तो 10% आपके बढ़ गए, ठीक है। जैसे मान लो कोई कट ऑफ तो तय करेंगे ये कॉल लेटर बुलाने में, है ना, फॉर्म जब भरेंगे या जो भी है, मतलब इनको इतना वेटेज मिल जाएगा इनके सिलेक्शन में, है ना, या कॉल लेटर्स आने के लिए इनके इतने वेटेज जुड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात ये कि अगर आप इनमें से एक भी चीज़ का फायदा उठाया तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब जैसे एक होता है कैजुअल पेड लेबर, कैजुअल मतलब डेली में जो पेड वाले होते हैं तो इनको 10% मिल रहा भी है, क्योंकि मैजन वाला तो काम है, तो ये तो हो ही गया। और अगर ये ऊपर से अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं 1 साल से और इसका सर्टिफिकेट अगर ये लगा देंगे तो समझ जाओ कि इनको कुछ परसेंटेज मिलता है इनकी कट ऑफ में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो काम चल जाएगा, HCB सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है ना, GREF पर्सनल में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर इनके बेटे तो आपको मतलब समझ में आ गया हो कि आपको रिलेशन का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इनके, है ना। बस ये सारी बातें रहती है दोस्तों, और कुछ बड़ी बात नहीं। ये रहा दोस्तों वो लिंक, है ना, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और अपने पहले क्या कहना चाहिए, फीस जमा कर देनी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 50 रुपये इनके लिए, अच्छा ओबीसी के लिए भी 50 रुपये है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे आप फॉर्म जमा कर दोगे तो आपको एक ये रिसिप्ट आएगा और उसको आपको अटैच कर देना, मस्ट अटैच द कॉपी, इसकी फोटो कॉपी नहीं, इसको पूरा भेज देना, इसकी फोटो कॉपी आप रखना, ठीक है। इसकी फोटो कॉपी आपको रखनी है, लेकिन ओरिजिनल आपको एनवलप में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसे भेज देना है। समझ गए होगे अब आप सभी, ठीक है। SC ST को कोई फीस नहीं तो उनको कुछ नहीं भेजना है भैया, ध्यान रखें। और कैसे अप्लाई करना, देखो एक पोस्ट के लिए एक ही एनवलप यानी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ठीक है। और एक एनवलप में, ध्यान सुन लो, एक एनवलप में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ये भी ध्यान रखिए, ये बात क्लियर होगी। एक एनवलप में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म, मान लो आपको एक से ज्यादा दोनों के लिए अप्लाई करना है, आप नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो और आप इसके लिए, आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी अगर एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी जो मैंने लिखी वही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कमेंट या कुछ भी करके ऐसा पूछने की कोशिश मत करना कि सर मेरा ये नहीं, जो सामने लिखा है दोस्तों बस वही होता है, इससे गुंजाइश नहीं होती है। तो ये मत सोचिए कि मेरे से पूछ लेने से आपका उसका वो हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके डाउट ऐसे कुछ में है जो आपको समझ में नहीं आया तो मेरे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बता दिया उसमें आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, कि इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया, वरना वीडियो में क्यों बनाऊं, है ना। तो आप वीडियो देखो, इसलिए तो वीडियो बनाया है इसको मैंने, ठीक है। तो नो कैंडिडेट भाई देखो, एक से ज्यादा क्या कहने से, एक ही पोस्ट के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन मत भेज देना, अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एनवलप लें, अलग अलग फॉर्म भरें और फिर भेजें, ठीक है। और एक ही के लिए नहीं, और एक ही एनवलप में कई दोनों के लिए मत भेज देना। अगर आप मेजन और नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करने लायक हो तो एक ही एनवलप में मत भेज देना, दोनों के लिए अलग अलग एनवलप बनेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ लगा दो दोनों में, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड याद है ना दोनों में, और 8 ऐसी फोटोग्राफ्स अपने साथ रखो ही रखो किसी भी तरीके से। चलो ठीक है, और अब आगे चलते हैं। तो फोटोकॉपी देखो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। गोरखा वगैरह के लिए इनका खुद का इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको खुद ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में या इंग्लिश में, और फिर उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा ग्रुप 1 गेजेटेड ऑफिसर से, समझ गए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर आप किसी सर्विंग जैसे GREF में कोई काम कर रहा हो, अगर आप उनके बेटे हैं या एक्स वाले रिटायर हो चुके तब आप बेटे हैं, या अभी आपके पिता काम कर रहे तब आप बेटे हैं, तो आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर साफ साफ क्या लिखना है, राइट देयर फादर्स पर्टिकुलर्स, मतलब अपने पापा के पर्टिकुलर्स लिख दें क्या, कि जैसे कि GS नंबर,
है ना, और रैंक और उनके नाम, और कहाँ पे लिखना है, टॉप ऑफ द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है, ठीक है। एनवलप के ऊपर लिखने मत चले आना, एनवलप के ऊपर नहीं लिखना है, ये जो एप्लीकेशन भर रहे हो ना 4 पन्ने का, इसके ऊपर लिखना है कि फादर्स नेम इतना, है ना, और उनका ये है भैया रैंक, उनकी ये नेम है ना, और ऐसे करके, और ये सब कुछ आपको लिखना है रेड इंक से, ध्यान रखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ रेड इंक से, तो रेड इंक से आपको लिखना है इसको, आपको क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कैजुअल पेड लेबर्स के लिए बात कही गई है कि इनको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है, इनको बहुत फायदा मिलेगा, मालूम है बहुत फायदा मिलने वाला है ना। हालांकि देखो इसमें सब कुछ रिटर्न एग्जाम तो पहले क्लियर करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, सब्जेक्टिव वाला भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्टिव ही के चांसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात है इसमें एक चीज कही कि अगर बाकी जगह के अगर हैं तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कैजुअल पेड लेबर जो कि यहीं काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, कहाँ, जीआरईएफ में ही या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही, तो भैया इनको 10% का एडिशनल, मतलब जैसे मान लो कट ऑफ अगर 40 रखी गई ना, तो मतलब इनको 50 नंबर तो यूं ही मिल गए, ठीक है, 10 नंबर और मिल गए, या समझ लो 10% एडिशनल मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो फायदा है दोस्तों, अभी सबके साथ तो होता नहीं है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और ये 75 डेज हो चुका, मैं बता चुका हूँ। देखो यही कहा था मैंने लिखने के लिए, द पोस्ट ऐसे लिखना है, देखो ये जैसे लिखा है ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिख देना कि कौन सा वाला आपकी पोस्ट है ना, कैटेगरी आपकी कौन सी वाली है, ठीक है। और ये देखो ऐसे लिखना है, वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि भाई 10th के लिख दिए कि 12th के लिख दिए, टॉप ऑफ द एनवलप, ठीक है, ऐसा पूरा लिख देना है आपको, क्लियर होगी बात, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, मैंने आपको बताया है कि इसके अलावा देखो ये लिख दिया आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर कैटेगरी लिख दी अपनी, वेटेज परसेंटेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि 10th तो लिख दिया 60%, जैसे कि 12th तो लिख दिया जो भी आपको मिला हो वो, और साथ में दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर, है ना, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर भी डाल देना, एडवर्टीजमेंट नंबर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको डालना ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोस्ट के ऊपर कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट नंबर, अपनी कैटेगरी और वेटेज परसेंटेज, ये सब चीजें लिख करके रखना है आपको, ठीक है। और अब देखो भाई कैसे कौन किस वजह से हमारी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाती है, अगर आपने इनकम्प्लीट भरा है, इलिजिबल हो, है ना, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, जैसे मान लो कि ओबीसी एससी एसटी के जो फॉर्मेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होनी चाहिए, इसमें नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, अब इसमें ये मत बोलना सर कमेंट करके मेरा स्टेट वाला सर मैं क्या करूँ, भाई रिजेक्ट है, नहीं भर सकते, बात ही खत्म हो गई। अगर साइन नहीं किया तो अनडेटेड होगी, तो विदाउट फोटोग्राफ है तो चली जाएगी, आप अंडर एज थे, ओवर एज थे तो भी भर नहीं पाओगे आप इसको, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही नहीं थी या कुछ भी सही नहीं था, है ना, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं भेजी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने नहीं भेजी साथ में, है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन भर दिए एक ही पोस्ट के लिए, तो इन सब वजह से ये जो है आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, कब जाओगे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है कोई बात नहीं, जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट मालूम है ना, प्रैक्टिकल आपको ट्रेड टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, पहले आपका रिटर्न हो जाएगा, फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो जाएगा, ये सब पार करने का ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना है, तो ये सब लाना है, कॉल लेटर लेके जाना, आधार कार्ड या कुछ भी लेके चले जाना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब ओरिजिनल में लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम, फिर अपने अपने जो भी हैं, आपको गोरखा वाले तो अपने परमानेंट का लेकर के जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले अपना परमानेंट लेकर के जाएंगे, ठीक है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो वो सारे आपके पास हैं, वो आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अब मैं बताता हूँ, देखो रिटन एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट मिलेगी, है ना, और आपका पेपर जो है ये रिटर्न वाला ये 1 घंटे से 3 घंटे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है भैया कि ट्रेड के एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सब्जेक्टिव हुआ तो किसी आंसर शीट में लिखना पड़ेगा, तब भी ब्लू या पेंसिल उससे ले, अगर हुआ तो, ठीक है, ये बात देखना है आपको। अब देखो इनने बोला है कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के क्या है सर, पास कितने में हो जाएंगे, अगर आप जनरल वाले हो, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, तो 50% नंबर लेकर के आने, अब मान लो 100 नंबर का अगर पेपर है तो 50 नंबर ले आओ तो रिटन क्वालिफाई, तब आपको ये बुला लेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, मतलब ये स्टेज पार करने के लिए 50 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, अगर 100 का पेपर होता तो, अगर 200 का पेपर हो तो 100 नंबर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसलिए 50% लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं सोचना 50 नंबर लाने, 50% नंबर लाने, जितने का भी पेपर, 400 का अगर पेपर होता तो 200 नंबर लेकर के आने तुम्हें, किसको, जनरल वालों को। और यही अगर, और एस सी वालों के लिए थोड़ा 10% कम है, उनको 40% नंबर लेकर आए, अगर 100 नंबर का पेपर है 40 नंबर वो ले आएंगे तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एज वगैरह मैंने आपको बताई दी,
ठीक है, रिजल्ट वगैरह इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और सिर्फ मेडिकली फिट ही बंदे जो है ट्रेनिंग पर जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मैंने बता ही दिया था। ये सब चीज़ें बेफालतू हैं, एक्स सर्विसमैन और ये है ना। और प्रोबेशन आप जब सिलेक्ट होगे 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद देखेंगे अच्छा लगा तो बस सही है, मतलब 2 साल आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक, और ये भी मैंने आपको बात बता दी, अलग से कोई एनवलप नहीं भेजना है उसमें अंदर। ठीक है, और SC/ST वालों को सेकंड क्लास अगर वो रिटर्न निकाल लेते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकाल लेते हैं, तो सेकंड क्लास के लिए टू एंड फ्रो ट्रेन आपको मिल जाएगा, ये है टिकट मिल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं ले आना है, इसमें यही सब लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें बात करनी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या है। तो अब हम सीधे वहीं भी पहुँच रहे हैं। ठीक है, और अब हम आ गए हैं हमारे ये रहा भैया। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, जो आपको चाहिए होता है। देखो मैंने कहा था ना, मेजॉन के लिए आप 10th चाहिए चाहिए किसी भी हालत में। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का या ब्रिक मेजन का, ये कहाँ से, या ITI से, है ना, फ्रॉम ITI, मैंने कहा ना ITI होना चाहिए, या बस ITI तो चाहिए चाहिए, है ना। अगर ITI की समकक्ष अगर कोई दूसरी सर्टिफिकेट है ना, जो आपको प्रमाणित करती हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा किया गया है, तो आप कर सकते हो उस काम को। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए सर? इसके अलावा आपको वही टेस्ट में पास होना पड़ेगा जो ये टेस्ट लेंगे आपसे। जब रिटर्न हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड सब मैच करना चाहिए। अब नर्सिंग के लिए भी वही कहानी, 12वीं होना चाहिए बायो के साथ, और इनके पास कोई सर्टिफिकेट हो, या तो नर्सिंग का या फिर कहना चाहिए ANM सर्टिफिकेट हो, या ऐसा कोई हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग या फार्मेसी आपने की है, तो आप भर सकते हो। तीसरी पॉइंट है इसमें कि आपने पास्ड क्लास 2 कोर्स फॉर नर्सिंग असिस्टेंट। भाई अगर ये नहीं है ना, मतलब इसमें ये कहा गया है कि आपके पास एक ये हो, है ना, एक ये हो, है ना। तो अगर किसी के पास ये है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई भाई अगर आर्मी में पहले से ही काम कर रहा है नर्सिंग वाला, तो उसका सर्टिफिकेट भी चल सकता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी, है ना। और बाकी तो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब वही टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। अब आती है दोस्तों सिलेबस की बारी, सुन लो ध्यान से। तो मल्टी स्किल्ड जो मेजोन का सिलेबस है, वही है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कंक्रीट पे आएंगे, कंक्रीट मिक्सिंग पे आएंगे कि भाई मिक्स कैसे करते हैं, ब्रिक स्टोन मेजोनरी वर्क्स पे आएगा, पियर एंड आर्चेस पे आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स पे आता है, पॉइंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटार एंड इट्स यूज, प्लास्टरिंग, यूज ऑफ स्टैगिंग एंड शटरिंग, जनरल नॉलेज कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये नर्सिंग असिस्टेंट का देख लो यहाँ पे, इनका भैया ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, यूज और डोज कैसे देना है, फर्स्ट एड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टाइप ऑफ बेड मेकिंग, हाइजीन, सैनिटेशन, नर्सिंग एंड केयर पेशेंट, और प्रोक्योरिंग एंड स्टोरेज मेडिसिन, स्टरलाइजेशन, जो स्टरलाइजेशन होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, थोड़ा तैयार रहिएगा, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है, ये अगर रिटर्न में। ठीक है, अब अगर आपसे प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में जो मेजन वाले हैं वो ब्रिक मेजनरी तैयार रखो अपनी, कैसे करते हो आपको पता होगा, स्टोन मेजनरी, मिक्सिंग मोटार कैसे करते हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, यूज़ ऑफ वाइब्रेटर्स, इरेक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग, क्योरिंग प्रोसीजर्स। और अगर नर्सिंग की बात करूँ इनके प्रैक्टिकल में, तो इनके में आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ भाई मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में कि भाई बताइए ये कौन सा ड्रग है, ऐसे करके दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, ये भी देखेंगे कि आप कैसे करते हैं, मैनेजमेंट एंड इवैक्यूएशन, है ना। तो इन सब पे बात होगी। पे स्केल देख लीजिए दोस्तों, अगर मेजन के लिए भरते तो 18,000 से 60,000 तक होगी, नर्सिंग के लिए भरते हो तो 18,000 से 60,000 सेम है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, तो इतना सब कुछ था। और ये है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो मैंने आपको बताया 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट है, 15 मिनट नहीं है ना। और ये सिर्फ पासिंग है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना, इसका कोई नंबर नहीं है। तो 10 मिनट में आपको 1 माइल दौड़ लेना है। ठीक है, चलो। और ये रहा दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप चाह भी रहते हो बताऊं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने देखना है कि जैसे आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स के हो, यहाँ के हो, है ना। तो यहाँ पे अपना देख लो, उत्तराखंड के हो अगर आप। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, है ना, मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, और आपका मिनिमम वेट इतना होना चाहिए 47। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा हाइट हो सकती है। ठीक है ना। और चेस्ट की जो है बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर हो, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाए, यानी कि 80 सेंटीमीटर चली जाए। और अगर आप ईस्टर्न हिमालय से आते हो, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सबसे जगह से आते हो, मेघालय, असम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह से आते हो, तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर हाइट हो, और 47.5 मिनिमम वेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। और वही चेस्ट तो वही है, इतना फुला लो। वेस्ट में देख लेना है भैया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इन सब से आते हो तो 162.5 हाइट थोड़ी अच्छी खासी चाहिए, बिल्कुल, है ना। और वेट आपको 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए, और 76 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए छाती हो, छाती फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर तक फूल जाए। ईस्टर्न प्लेन में अब ये ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम, 50 किलोग्राम से ऊपर, 75 से 5 सेंटीमीटर आपको फूल। मध्य प्रदेश वाले
वही है गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इसी में है, गुजरात इसी में, महाराष्ट्र इसी में है, ठीक है। सेंट्रल रीजन कहलाता है। तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है ना मिनिमम, और 50 तो वेट इससे ऊपर होना चाहिए। और छाती आपकी बिना फुलाए 75, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाए, 80 सेंटीमीटर चली जाए। और साउदर्न रीजन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, पांडिचेरी, इनको 150 सेंटीमीटर मिनिमम, और मैक्स वेट इनका 50 से ऊपर होना चाहिए, और चेस्ट उतना ही है। और गोरखा इंडियन डोमिसाइल के हैं तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, और 47.5 इतना, है ना। और जो अगर बेटे हैं जो इनके काम करने वाले हैं, पहले से यहाँ पे कोई सर्व कर रहा है, तो बस इतना इतना छूट मिल सकती है उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूरा वीडियो यहीं खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ, बेचारे कई हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप उनकी मदद करो, बस यूं ही ये घड़ी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कभी और, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। जानकारी जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा। टाटा, बाय बाय।